हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट का टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। रीज़न बिहाइंड दैट इज कि बार मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है या बार मैग्नेट की जो स्टडी है बच्चे जो है कोरिलेट नहीं करते हैं। बच्चों हम बार मैग्नेट को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा था, उससे हम बार मैग्नेट को कंपेयर करके सारे रिजल्ट निकालेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको बार मैग्नेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे वो सीबीएसई में हो या फिर अपने कंपटीशन में हो। बच्चों आपको पता ही है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, वहीं से ही कहानी बार मैग्नेट की भी शुरू होती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल को। तो एक सिंगल लाइन में अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सप्लेन करूं, डिफाइन करूं, तो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? अ करंट कैरिंग क्लोज लूप इज व्हाट मैग्नेटिक डाइपोल। मान लीजिए यहां पर मैं एक लूप बनाता हूं, लेट्स से दिस इज अ करंट कैरिंग क्लोज लूप और इसमें ऐसे करंट दौड़ा देता हूं लाइक दिस। तो इसका एरिया होगा बच्चों और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? एम वेक्टर। वो क्या होगा बच्चों? आई इंटू ए वेक्टर। अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स है तो यहां पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इट इज अलोंग द एरिया वेक्टर। एंड कैसे निकालते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल से। कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और ऐसा करते टाइम जो भी डायरेक्शन थंब की होगी वही डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की होगी विच इज एम वेक्टर। क्लियर है बच्चों? यहां पर नाउ अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि बार मैग्नेट का इस डाइपोल से क्या लेना देना है। बहुत लेना देना है बच्चों। अगर बच्चों मैं आपको बताऊं, आप किसी भी मटेरियल को जो मैग्नेटाइज हो सके, किसी भी मटेरियल को आप टेम्परेरी बार मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप आज कुछ नेल्स लेना, पिन नेल्स लेना, एक मार्केट से बार मैग्नेट खरीद के लाना और उन नेल्स को जो है 5-6 बार उस बार मैग्नेट के ऊपर से, टच भी नहीं करना है, उस बार मैग्नेट के ऊपर से ऐसे ले जाना 5-6 बार। उसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे उनको आप उन दूसरी नेल्स के पास लेके जाओगे तो वो जो नेल है जिसको आपने 5-6 बार बार मैग्नेट के ऊपर से मूव कराया है वो वाली मेल दूसरी नेल्स को अट्रैक्ट करेगी। दैट मीन्स ये जो नेल है जिसको आपने बार मैग्नेट के ऊपर से मूव कराया है ये टेम्परेरी मैग्नेटाइज हो गई है। अब इसके पीछे का रीजन समझो बच्चों। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये बातें आपको पता ही हैं, हर मैटर के अंदर एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है बच्चों। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है बच्चों। तो करंट की डायरेक्शन लेट्स से लाइक दिस, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हम निकाल लेंगे। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है हर मैटर के अंदर जिसके पास हर मैटर के अंदर छोटे छोटे करंट कैरिंग लूप्स हैं, ऐसे समझो। हर मैटर के अंदर क्या है बच्चों? छोटे छोटे करंट कैरिंग लूप्स हैं। क्लियर है एकदम? और उन सभी लूप्स का क्या है? एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उन सभी लूप्स का क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। लेकिन नॉर्मल केस में बच्चों क्या होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, रैंडम डायरेक्शंस में अलाइन होते हैं जिसकी वजह से जो नेट वेक्टर एडिशन है उन सभी का वो होता है बच्चों 0। तो नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैटर हम क्या बोलते हैं? 0। लेकिन आपको मालूम ही है अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उन डाइपोल को रखा जाए तो उन पे लगता है टॉर्क। टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है m क्रॉस b, ये हम पढ़ चुके हैं। टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना आता है बच्चों? m क्रॉस b विच इज mb sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब जैसे ही आपने उस नेल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया उन सभी के सभी छोटे छोटे उन सभी के सभी छोटे छोटे करंट कैरिंग लूप्स पर क्या लगा होगा बच्चों? टॉर्क। और उन सभी के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ने लगभग अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर लिया होगा। उसकी वजह से जो नेट डाइपोल मूवमेंट है, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है जो पहले 0 था अब वो 0 नहीं रहा।
अब जब वो जीरो नहीं रहा तो वो टेम्परेरी क्या बन गया बच्चों, बार मैग्नेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। तो बार मैग्नेट इज नथिंग बच्चों, बार मैग्नेट इज नथिंग, इट इज जस्ट व्हाट rearrangement of magnetic dipole moment, a perfect arrangement of magnetic dipole moment inside it, that's it। बात समझ में आ रही है एकदम, क्लियर है एकदम। और अगर हम बात करें तीनों को एकदम से, तीनों को सीक्वेंस समझना बच्चों। मान लो ये हमारे पास एक कॉइल है लाइक दिस, एक कॉइल से समझते हैं पहले। इसमें मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से मान लो करंट है, और करंट इस तरीके से ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस। सो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऐसे होगा लाइक दिस, बात समझ में आ रही है। और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इसके चारों ओर इस तरीके से होगा बच्चों लाइक दिस। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और इसके दो पोल्स हो जाएंगे, यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा, ये सब बात कर रखी है हमने। और इसी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं बच्चों तो बन जाता है सोलेनॉइड। इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। और इसके अंदर भी अगर हम करंट दौड़ाते हैं इसी तरीके से तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है। बात समझ में आ रही है, क्लियरिटी है। अगेन यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, क्योंकि सोलेनॉइड इज व्हाट, ऐसी ऐसी कॉइल्स का अरेंजमेंट है। तो ऐसा ही पैटर्न बच्चों हमें किसमें दिखता है, बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट के बारे में हम कुछ बात करें तो ये नॉर्थ पोलैरिटी होती है बच्चों, ये साउथ पोलैरिटी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, इस तरीके से होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आउटसाइड नॉर्थ से साउथ इस तरीके से, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सभी का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न सेम है बच्चों। तो हम बार मैग्नेट को समझने के लिए इसको या इसको रेफरेंस ले लेते हैं। हम बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी को समझने के लिए इसको रेफरेंस ले लेते हैं, मतलब सारी इसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपको ये बात क्लियर हुई है कि बार मैग्नेट कुछ नहीं है, बार मैग्नेट एक मटेरियल है जिसके अंदर जो करंट कैरिंग लूप्स थे वो एक यूनी डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, जिसके बाद उस मटेरियल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है अब वो जीरो नहीं रहा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। क्या ये बेसिक बात क्लियर है, इनको आप नोट करिए, फिर हम मॉडल्स पे चलते हैं। आप चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले बार मैग्नेट में के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसा कि मैंने एक बार मैग्नेट और उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है बच्चों, सारा रिलेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड से करना। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे हम सीक्वेंसली पढ़ेंगे। वैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सबसे पहली चीज है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज लूप बनाती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। दूसरा पॉइंट, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट हो रही हैं, एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। क्लियर है एकदम। आउटसाइड बार मैग्नेट दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, and inside it they are traveling from south से north because they have to form closed loop। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। उसके बाद tangent at any point will give the direction of magnetic field at that point, ऐसा हमने वहां पर भी देखा था। उसके बाद बच्चों, two magnetic field lines can never intersect each other। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगेन यू विल गेट अ टू टेंजेंट टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। और भी बेसिक सी चीजें कि जहां पर इनकी डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जहां ये कम होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों। अब हम बच्चों बार मैग्नेट के एक मॉडल को समझते हैं।
अब जो भी हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, जो भी हम बात करेंगे वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होगा, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। और वो थ्योरी हमने कैसे ली, वो पहले ही मैंने आपको बता दिया। वो थ्योरी हमने कैसे ली, क्योंकि ये सीधा सीधा किससे रिजेंबल करता है बच्चों, करंट कैरिंग कॉइल से और सोलेनॉइड से, तो उसी को आधार मानते हुए हमने इसकी स्टडी करी है। और जो जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रहा है, वही प्रॉपर्टी मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में देता है, तो उसको भी आधार मानते हुए हम एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपके सामने रखेंगे। क्लियर है बच्चों? अब छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताता हूं। लेट्स से हमारे पास बच्चों एक बार मैग्नेट है, इस तरीके से मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल बच्चों। तो इसको बोलते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ। जो पूरी लेंथ होती है बार मैग्नेट को, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और ये जो दो पोल्स होते हैं साउथ और नॉर्थ, इन दोनों के बीच की लेंथ को बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक लेंथ। और ये लगभग क्यों? क्योंकि जो पोल्स होते हैं वो कुछ अंदर को जाकर के होते हैं, और ये लगभग 84% टाइम होती है पूरी ज्योमेट्रिकल लेंथ के। दैट मींस इफ इट इज एल, सो ये होगा अप्रोक्सीमेटली 0.84 L, अप्रोक्सीमेटली 0.84 L। ठीक है बच्चों? अब हम क्या मानते हैं बच्चों, इसके साउथ पोल पर एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, लेट्स से स्मॉल m, और नॉर्थ पोल पर एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक चार्ज जैसा कुछ भी नहीं होता। जैसे वहां पर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज लिए थे -q +q, उन दोनों के बीच की लेंथ को डाइपोल लेंथ बोला था और डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था, ऐसा ही बस हम यहाँ पर कुछ करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये सारी चीजें वहीं से रिजेंबल कर रही हैं। दैट्स इट। मैग्नेटिक चार्ज जैसा कुछ भी होता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। मतलब जहां पर साउथ पोल था वहां पर हमने एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज और नॉर्थ पोल पर एक हमने पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। क्लियर है? ये भी कैसे आधार माना है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हो रही होती है, बस इसका आधार मानते हुए। क्लियर है बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? और इसको हम पोल स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। मतलब कि ये जो स्मॉल m और नेगेटिव स्मॉल m और पॉजिटिव स्मॉल m मैंने बनाया है, इसको हम पोल स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं हम? पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है बच्चों? और बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ये बस एक क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। क्लियर है एकदम? नाउ इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, लेट्स से उसको हमने L बोला या व्हाटएवर बी इट इज, 2L ले लो कैलकुलेशन के लिए। तो इसका अब एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बार मैग्नेट का हम एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करते हैं। वो क्या होगा? सिंपली कैपिटल M वेक्टर बराबर मैग्नेटिक चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू लेंथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगेन ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया बच्चों, और इसकी डायरेक्शन तो क्या ही है, यहाँ पर वहां पर क्या होती थी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज से पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। दैट मींस साउथ से नॉर्थ, और होती भी साउथ से नॉर्थ ही है। हमने कॉइल के केस में निकाल रखा है, सो ये हो गया बच्चों डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट। क्लियर एकदम? फिर बोल रहा हूं, ये जो स्मॉल m है ऐसा कुछ भी होता नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। ये बस क्या है? पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक चार्ज जैसा कुछ भी होता नहीं है। क्लियर एकदम? अगर आप कहोगे तो हम इस स्मॉल m की यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल M आपको पता ही है। कैपिटल M आपको पता ही है वैसे क्या है। कैपिटल M की आपको बेसिक डेफिनेशन तो पता ही है ना, वो क्या है? I × A। तो अगर मैंने दोनों को कोरिलेट किया तो बच्चों देखो, I की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पेयर। एरिया क्या है यहाँ पर? मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक मीटर है, एक मीटर से एक मीटर कट गया, तो बेसिकली स्मॉल m की यूनिट क्या होगी बच्चों? एम्पेयर मीटर। स्मॉल m की यूनिट क्या होगी बच्चों? एम्पेयर मीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पेपर में, एग्जामिनेशन में हमेशा आपको बार मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट गिवन होता है। दैट्स इट। क्योंकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता मैग्नेटिक चार्ज ऐसा, तो आपको बस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट गिवन होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? नाउ
अब बस आपको क्या ध्यान रखना है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जो कि कॉइल के केस में भी होता है। अब बच्चों देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालने को आता है, जैसे कि मान लो दो बार मैग्नेट को वो किसी एंगल पे अलाइन कर दे, ऐसे क्वेश्चन हमने याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी कर देते हैं। मान लीजिए वो कहता है आपसे दो सिमिलर बार मैग्नेट हैं और वो 90 डिग्री पर ऐसे अलाइन है। लेट्स से दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट लेट्स से m, और लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट लेट्स से m। फाइंड द नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो ठीक है बच्चों, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ, दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री। तो वेक्टर वेक्टर आपको खेलना आता ही है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में से जाएगा, वो क्या होगा √2m, क्योंकि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, फिलहाल यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर कोई भी एंगल हो वो आप निकाल सकते हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी और आपको कैसे टैकल करना है। क्या आपको बेसिक सिचुएशन क्लियर है बच्चों? नाउ अब आपको जैसा कि मालूम है नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, साउथ पोल रिपेल ईच अदर एंड नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि सेम पोल रिपेल वाइल अपोजिट पोल अट्रैक्ट। ये ऐसा ही है, सेम चार्ज रिपेल वाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। और अगेन यहाँ पर भी जैसे वहां कूलम्स लॉ था, यहाँ पर भी एक ऐसा ही लॉ है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बार मैग्नेट है, लेट्स से दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, और इसका मैग्नेटिक चार्ज लेट्स से -m1 और इसका +m1। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर दूसरा बार मैग्नेट है लेट्स से लाइक दिस, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल, इसका चार्ज लेट्स से इसका चार्ज हो गया लेट्स से, या फिर नॉर्थ रिपेल करा लेते हैं, ये नॉर्थ है साउथ, इसका चार्ज हो गया लेट्स से m2, इसका चार्ज हो गया -m2। तो ये बच्चों देखो रिपेल करेंगे, आपने देखा भी होगा ये दोनों क्या करते हैं, जब आप दो बार मैग्नेट को लेके आओगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। लेट्स से किसी भी एक इंस्टेंट पर इन दोनों के बीच में सेपरेशन है बच्चों r। तो जितनी फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जितनी फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मैग्नेटिक चार्जेस, जो कि होता कुछ भी नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनको आप क्लब करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, m1 m2 अपॉन में r², प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा बच्चों, सम कांस्टेंट इज देयर, और यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है बच्चों, यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है μ0 अपॉन में 4π, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 10⁻⁻⁷। सेम कूलम्स लॉ की तरह है बच्चों, सेम कूलम्स लॉ की तरह, बस कूलम्स लॉ में क्या आता था Q1 Q2 बाय r², और K क्या होता था 1/4πε0। वहां पर ε0 होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर μ0 होता है परमिएबिलिटी ऑफ free space. That means if you are changing the medium, this term will change and magnetic force between these poles will change. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? That means magnetic force is also medium dependent. क्या आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल को बिल्कुल ढंग से कोरिलेट करते हुए चीजें बनाते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पहुंच जाते हैं बच्चों। मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल सिखाया, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना सिखाया, ऐसे ही यहाँ पर मैंने बच्चों आपको मैग्नेटिक डाइपोल बताया क्या होता है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना सिखाया। उसके बाद याद करो, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकाले थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकाले थे, वो भी 3 जगह, एक्सियल, इक्वेटोरियल और रैंडम। वो तीनों मैं यहां पर लिखूंगा, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में लिखूंगा ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि यहां पर हम बार मैग्नेट ले रहे हैं क्योंकि बार मैग्नेट की हम स्टडी कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? याद कीजिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने लिया, यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में सर्टेन डिस्टेंस,
उसके बाद इसके सेंटर से r डिस्टेंस अवे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस अवे, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से उन दोनों को माइनस करता हूं, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से इधर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड कितना आता है बच्चों, जल्दी बोलो कितना आएगा, 2kp अपॉन में r क्यूब, वेयर k इज व्हाट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन द सेम मैनर बच्चों, मान लीजिए यहां पर मैंने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज साउथ पोल and let's say this is north pole, मतलब मैग्नेटिक चार्ज हेयर, पॉजिटिव चार्ज हेयर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लेट्स से m वेक्टर, क्लियर है। अब इसके सेंटर से, इस बार मैग्नेट के बच्चों, इस बार मैग्नेट के सेंटर से मान लो r डिस्टेंस की दूरी पर, एक्सियल पॉइंट पर r डिस्टेंस की दूरी पर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इन द सेम मैनर जब आप डेरिवेशन करोगे, मैं वो क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज जैसा कुछ होता है नहीं, क्लियर, एकदम आएगा, सब सारे रिजल्ट सेम ही आएंगे, क्लियर। तो इसकी जब आप डेरिवेशन करोगे बच्चों, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी बच्चों, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट मींस बी नेट इधर की तरफ आएगा बच्चों, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इस बार मैग्नेट की वजह से यहां पर, वो बच्चों कितना होगा, 2km बाय r क्यूब, और बस यहां पर k कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, न्यू नॉट ओवर 4 पाई, दैट्स इट। यहां पर जो एक कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। देखिए एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन, एग्जैक्टली सेम। उसके बाद याद करो बच्चों, हमने दूसरा केस कौन सा लिया था, बच्चों याद करो, दूसरा केस कौन सा था, इक्वेटोरियल, सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या आई थी बच्चों, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और जो मैग्नीट्यूड आया था बच्चों, वो कितना आया था, याद करो, kp बाय r क्यूब। बच्चों इन द सेम मैनर हम ये वाला केस लेंगे, एक बार मैग्नेट बनाते हैं जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेट्स से m वेक्टर, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, इन द सेम मैनर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, km बाय r क्यूब, बस k क्या होगा, न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, एग्जैक्टली सेम। देखिए याद रखने में भी बहुत आसानी होगी, एग्जैक्टली सेम, क्लियर है। उसके बाद याद करो बच्चों, हमने जनरल केस लिया था, -q + q ज्वाइन कर दिया था, सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी जो कि थीटा एंगल बना रही है। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था बच्चों, उसकी डायरेक्शन देखिए एक क्या होगी, इसको हमने जो है डिसॉल्व कर लिया था, क्या याद आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है बच्चों, kp बाय r क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा + 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रिजॉल्व कर लिया था, क्लियर है। तो उसकी वजह से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इन द सेम मैनर हेयर हम एक बार मैग्नेट लेंगे, ले लेते हैं इस तरीके से, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से m, इसके सेंटर से
आर डिस्टेंस जो कि थीटा एंगल पर है, आर डिस्टेंस की दूरी पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अगेन एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, के एम बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने बच्चों बार मैग्नेट से कोरिलेट करते हुए, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल से कोरिलेट करते हुए बार मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकाल लिए 3 जगह, एक्सियल, इक्वेटोरियल और रैंडम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और याद रखने में बहुत आसानी होगी, बस यहां पर P है तो यहां पर M है, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां पर न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है, बाकी सब कुछ सेम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इनको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों याद कीजिए, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में पढ़ा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या क्या होगा, सेम यहां पर हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसको रिकॉल करा देता हूं। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट है P, उसको मैंने इसे रखा हुआ है, तो इस पे नेट फोर्स भी लगेगी, नेट फोर्स भी 0 होगी और नेट टॉर्क भी 0 होगा। बट अगर मान लो मैं इसको स्लाइटली रोटेट कर देता हूं इस तरीके से, मतलब कि इसको मैं इस तरीके से स्लाइटली रोटेट कर देता हूं, दैट मींस कहने का क्या मतलब है कि इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर लाइन कर देता हूं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल मोमेंट पर लगेगी टॉर्क। इस डाइपोल मोमेंट पर क्या लगेगा, टॉर्क, जिसका एक्सप्रेशन कितना आया था बच्चों, टाउ वेक्टर बराबर, टाउ वेक्टर कितना आया था, टाउ वेक्टर बराबर P क्रॉस E, और मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या आएगा, PE साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ये टॉर्क इसको क्या करेगा, इसके डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहीं पर ही नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इन द सेम मैनर बच्चों, अगर मान लीजिए एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है, अभी फिलहाल वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप इस बार मैग्नेट को स्लाइटली टिल्ट करोगे, मान लो थीटा एंगल पर ले जाओगे और छोड़ दोगे, तो ये बार मैग्नेट अपने आप, मान लीजिए बार मैग्नेट को आपने ऐसे रोटेट किया और छोड़ दिया, तो अपने आप ये अलाइन कर लेगी। क्यों? क्योंकि इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का सेम एक्सप्रेशन बच्चों आएगा, और ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के केस को हम डिस्कस कर चुके हैं, M क्रॉस B, और मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या आएगा बच्चों, MB साइन थीटा, where theta is the angle between magnetic dipole moment vector and magnetic field vector। क्लियर एकदम? तो जैसे ही आप इसको रोटेट करके छोड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी की पूरी बार मैग्नेट पर, जो कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है, इस बार मैग्नेट पर एक टॉर्क लगाएगा, उस टॉर्क का यह एक्सप्रेशन आता है, और जिसकी वजह से वो बार मैग्नेट along the direction of, मतलब कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपने आप को along the direction of external magnetic field अलाइन करेगा। क्लियर है बच्चों? और उसके बाद याद करो बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी डाइपोल को रोटेट कराया था तो उसमें वर्क डन कैलकुलेट किया था। क्या आपको याद आ रहा है? मान लो किसी डाइपोल को, मान के चलते हैं किसी डाइपोल को हम θ1 एंगल से θ2 एंगल तक लेकर के जा रहे हैं, तो अपने आप तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी स्टेबल पोजीशन है, यहाँ से हिलेगा नहीं। अगर इसको आपको रोटेट करना है θ1 से θ2, हमने जनरल एक्सप्रेशन करा था, तो उस केस में जो वर्क डन आया था बच्चों, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस डाइपोल फ्रॉम θ1 से θ2, वो कितना आया था बच्चों? याद करो, -PE cos θ2 माइनस cos θ1। क्या आपको ये याद आ रहा है? इन द सेम मैनर, मैं फिर बोल रहा हूं, क्यों मैं बार बार इलेक्ट्रिक डाइपोल को कोरिलेट करा रहा हूं, ताकि याद रखने में बहुत आसानी हो। इन द सेम मैनर बच्चों, जब भी आप
जब भी आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, किसी बार मैग्नेट को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करेंगे तो अपने आप तो वो होगा नहीं बच्चों, अपने आप तो वो होगा नहीं, अपने आप तो वो होगा नहीं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अलोंग दिस डायरेक्शन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अपने आप तो वो होगा नहीं, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कितना आएगा बच्चों? अगेन सेम θ1 से θ2 वर्क कितना आएगा? -m आ जाएगा, बस e की जगह b, cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है बच्चों? सेम, देखिए सब कुछ सेम आ रहा है, सब कुछ सेम चल रहा है। उसके बाद हमने क्या बात करी थी? ये तो जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या बात करी थी? वेयर दिस वर्क विल गो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्क? That work will change the potential energy of the system, and the system is uniform electric field and electric dipole, जिसका dipole moment है p vector। क्लियर एकदम? So this work will change the potential energy of the system, that means u final minus u initial, that means this is the expression of u final minus u initial। in the same manner where this work will go बच्चों, that work will change the potential energy of the system, system is bar magnet and external magnetic field, और वो क्या होगा? u θ2 u final minus u initial। उसके बाद याद करो, ये तो हमने चेंज निकाला, सिग्निफिकेंस चेंज का ही होता है, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पर मुझे किसी एक पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो तो मैंने इनिशियल पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी होगी। और वो इनिशियल पॉइंट क्या लिया था कि अगर हमारा θ1 इनिशियल एंगल 90 डिग्री हो, मतलब डाइपोल ऐसे रखा हुआ हो, और तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिफाइन कर ली थी? जीरो। दैट मींस ये जीरो, θ1 90, तो u एट थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? जनरली -pe cos थीटा। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस θ1 एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले ली हमने? जीरो। और θ1 लिया क्या है? θ1 लिया क्या है? 90 डिग्री। हमने θ1 क्या लिया है? 90 डिग्री। इनिशियल एंगल क्या लिया है? 90 डिग्री। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिफाइन करी है? जीरो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है। So general expression of potential energy at any theta is this, that means minus p dot e, super important। in the same manner, सब कुछ सेम, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इनिशियल रेफरेंस जीरो ले लो, और इनिशियल एंगल मैंने यहाँ पर भी कितना लिया है? 90 डिग्री, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो डिफाइन कर दी है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट एनी एंगल थीटा इज व्हाट? -mb cos theta, that means minus m dot b। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सब कुछ सेम आ रहा है बच्चों, एक एक चीज सेम है, बस यहाँ p तो यहाँ m, यहाँ e तो यहाँ b, नहीं तो सब कुछ तो सेम है, सब कुछ सेम है, एक एक चीज सेम आ रही है। याद करो, उसके बाद फिर यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम डिफाइन किए थे, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी। याद करो, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता था? जब थीटा क्या होगा? जीरो। थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों कब आता था? जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, और पोटेंशियल एनर्जी एट दैट एंगल कितना होगा बच्चों? यहाँ पर जीरो डालोगे तो -pe, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब बच्चों, जब एंगल कितना होता था? 180 डिग्री। मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब एंगल कितना होता था बच्चों? 180 डिग्री, और पोटेंशियल एनर्जी एट दैट एंगल कितना होगा? cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो pe, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है एकदम? यहां पर भी हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम की बच्चों। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, और एट दैट एंगल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? -mb, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, और पोटेंशियल एनर्जी एट दैट एंगल कितना होगा बच्चों? mb,
मैक्सिमम एनर्जी एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सब कुछ सेम है यार, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मतलब बार मैग्नेट से घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी बार मैग्नेट की बात आ जाए आप इलेक्ट्रिक डायपोल पे चले जाओ। बार मैग्नेट की बात आते ही इलेक्ट्रिक डायपोल पे चले जाओ। साउथ पोल पे नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज और नॉर्थ पोल पे पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m लेकर के सारी चीजें सॉल्व कर लो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में करी थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट क्लियर है? इसको आप नोट करें। चलिए बच्चों, अब कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए इसने क्या पूछा। मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B और एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m और वो अपने स्टेबल पोजीशन में रखी हुई है एज शोन इन फिगर, क्योंकि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइन है। अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग दिस बार मैग्नेट टू अ सर्टेन एंगल थीटा। उसने थीटा की फॉर्म में पूछ लिया। तो ठीक है, हमें तो मालूम है ना, वर्क डन इन रोटेटिंग बार मैग्नेट फ्रॉम θ1 से θ2, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, -mb cos फाइनल θ2 माइनस cos θ1। ये हमें मालूम है। अब उसने घुमाकर बात पूछी है कि उसको उसके स्टेबल पोजीशन से पर्टिकुलर थीटा तक लेके जाना है मुझे। अब स्टेबल पोजीशन का क्या मतलब है भाई? स्टेबल पोजीशन का क्या मतलब है कि जो θ1 है इनिशियल एंगल है, मतलब कि जो θ1 है इनिशियल एंगल, और एंगल किसके बीच में? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, वो कितना है? 0 डिग्री। θ1 कितना है? 0 डिग्री। और यही क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब बस वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ गया, -mb cos थीटा माइनस cos 0। cos 0 कितना होता है बच्चों? 1। इस -1 में ले जाओ तो आंसर कितना हो गया? mb 1 minus cos थीटा। दिस इज द आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक लॉजिक लगाने हैं आपको। बार मैग्नेट से कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको ऐसा फील करा रहा हूं, बार मैग्नेट जब भी आ जाए आप इलेक्ट्रिक डायपोल पे पहुंच जाओ। वो बार मैग्नेट पूछ रहा है, आप इलेक्ट्रिक डायपोल पे पहुंच जाओ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नाउ अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन बच्चों मैंने कराया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में। क्या है क्वेश्चन सुन लो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, एक उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपनी बार मैग्नेट रखी हुई है, वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल रखते थे हम, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्लियर है एकदम? नाउ अगर मान लो मैं इसको थीटा एंगल पे रोटेट करूं स्लाइटली, मान लो इस बार मैग्नेट को मैं थीटा एंगल पर रोटेट करूं स्लाइटली और छोड़ दूं तो क्या होगा? टॉर्क लगेगा, एक्सप्रेशन P क्रॉस E। उसकी वजह से ऐसा थोड़ी है कि बस ये यहां पे आके रुक जाएगी, नहीं, इट विल डू लाइक दिस, इट विल परफॉर्म एज ए जैम, इट विल डू लाइक दिस। जो बार मैग्नेट है इट विल ऑसिलेट, इट विल ऑसिलेट। क्यों? क्योंकि जब वो यहां आएगी, भले ही नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 हो गया, लेकिन जब वो यहां पे आ गई तो क्या नाम है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो उसकी वजह से वो आगे और बढ़ेगी एंड देन इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एंड फाइंड द टाइम पीरियड। सिंपल है बच्चों, सिंपल एकदम। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा? टॉर्क का एक्सप्रेशन m क्रॉस b which is magnitude wise mb sin थीटा। डायरेक्शन देखेंगे, मान लो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा? आउटवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा? आउटवर्ड। और टॉर्क कैसे लगेगा? इनवर्ड। तो टॉर्क और थीटा में 180 डिग्री का एंगल है, दैट मींस दोनों अपोजिट हैं। और आपको पता ही है ऑसिलेशन के केस में डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल होते हैं, दैट मींस फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इज नियरली इक्वल्स टू व्हाट? थीटा। दैट मींस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? -mb इंटू थीटा। माइनस क्यों लगाया? डायरेक्शन की वजह से। क्लियर है? और टॉर्क को आपको पता ही है क्या लिख सकते हैं? टाउ बराबर I अल्फा माइनस mb थीटा। 11th क्लास में पढ़ रखा है हमें टॉर्क को, जैसे फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन, ऐसे टॉर्क को I इंटू अल्फा। तो अल्फा क्या आ गया बच्चों यहां से? -mb बाय I इंटू
थीटा, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराओ, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, एम बी बाय आई, तो ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट एम बी बाय आई, और ओमेगा क्या होता है बच्चों 2 पाई बाय टी, तो देखो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट आई ओवर एम बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। तो बार मैग्नेट से बहुत ही सिंपल टाइम पास प्रॉब्लम इस तरीके से बनते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। कभी कभी वो क्या काम करता है, वो दो बार मैग्नेट लेता है, उनको बांध देता है और फिर वो टाइम पीरियड पूछता है। तो सिंपल है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल ही जाएगा। अब जब दो बार मैग्नेट है तो उसका एम इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। मान लो बार मैग्नेट उसने ऐसे रखी हुई है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, क्लियर है। तो दोनों का बार मैग्नेट सेम डायरेक्शन में तो ऐड होगा, लेकिन अगर ऐसे रखी हुई है साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, दोनों के बार मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट आपको करने होंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि हमें इफेक्टिव डायपोल मूवमेंट निकालना भी, इफेक्टिव मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना भी आता है, जो कि बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था, जब बार मैग्नेट थीटा एंगल पर रखी हुई है। वेक्टर एडिशन है, नथिंग एल्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। और क्या क्या इसमें वो चीजें कर सकता है, वो बार मैग्नेट के बच्चों कट वगैरह कर देता है। तो ध्यान रखना, बार मैग्नेट को जब भी आप कट करोगे, मान लीजिए इस तरीके से हम बार मैग्नेट को कट करते हैं, मान लो इस तरीके से कट कर रहे हैं, तो लेंथ हाफ हो गई, लेंथ हाफ हो गई तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो गया। अगर मान लो आपने ऐसे कट किया तो देखो बच्चों पोल स्ट्रेंथ हाफ कर दिया आपने, तो अगेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो गया। तो इसको आप ध्यान रखना, जैसे ही आप बार मैग्नेट को कट करते हो, चाहे ऐसे इक्वेटोरियली कट करो, चाहे ऐसे ट्रांसवर्स में कट करो, तो दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है बार मैग्नेट का वो आधा हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर ही रोकते हैं, और बार मैग्नेट की पूरी कंप्लीट स्टडी हमने करी है। यहाँ पर कंप्लीट स्टडी है बार मैग्नेट की, एक एक बार मैग्नेट के एक एक पॉइंट पर हमने डिस्कशन किया है, और सारी चीजें हमने सिंपल तरीके से सीखी हैं। कैसे, क्योंकि हमने सारी चीजें बार मैग्नेट की इलेक्ट्रिक डायपोल से कोरिलेट कर ली, और इलेक्ट्रिक डायपोल की हर एक चीज हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ड्राइव करते हुए। तो जब भी बार मैग्नेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, आपको क्या सोचना है, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस को हमें सॉल्व करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। थैंक यू।